नमस्कार दोस्तों, इन्फोबैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे इनकम के बारे में बात करेंगे जिस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है, वो इस पे टैक्स बिल्कुल माफ़ कर रखा है। इस पे किसी प्रकार को आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप ऐसा इनकम कमा रहे हैं तो आपको अपने स्लैब जो है, जो आपकी टोटल इनकम है, उसको इस इनकम को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल मुफ्त होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी एग्जेम्प्ट इनकम होता है उसे हमें अपने जो रिटर्न है, आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें जरूर दिखाना पड़ता है कि ये इनकम है। लेकिन उसका एक एग्जेम्प्ट सेक्शन है, तो उसमें जाकर के डिफरेंट जो सेक्शंस है उसमें जाकर के हम दिखाते हैं कि ये इनकम आया, इसका ये सेक्शन है, उसके अंतर्गत हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन हमें उस पर किसी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, शुरू करते हैं कि वो कौन कौन सा इनकम है जिस पे आपको टैक्स देना नहीं है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आप तक पहुंचे उसको आप देख पाए और आप तक पहले पहुंच पाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इनकम है वो है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं, आप समझते होंगे। एग्रीकल्चर इनकम दो तरीके से आपके पास में आ सकता है। सबसे पहला, जो खेत है, जो लैंड है जिसमें आप खेती करते हैं, या तो आप उस लैंड को बेच देंगे, या उस खेत में जो आपने खेती किया, उस खेती से जो क्रॉप उपजाया, आप जो अनाज उपजाए, उस अनाज को आप बेच करके पैसे कमाते हैं। तो दो ही तरीका हो सकता है। तो पहला तरीका जो है जिसमें आपने लैंड को ही सेल कर दिया, तो वो बिल्कुल नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में आता है। यानी उस पे जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड पे जो सेल से आपने जो पैसा कमाया, उस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री है। दूसरा बात अब आता है कि सर, हम क्रॉप बेच करके, मान लो जो हमने अनाज उपजाया, उस अनाज को बेच करके अगर पैसा कमाते हैं तो क्या वो टैक्सेबल है? दोस्तों, वो भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपके टोटल इनकम में पहले इसे ऐड किया जाता है, ठीक है, और ऐड करने के बाद आपका टैक्स निकाला जाएगा। फिर एग्रीकल्चर जो इनकम है उस पर टैक्स निकाला जाएगा। एग्जम्पशन लिमिट जो है 2,50,000, उसको ऐड करके, और फिर उस पर टैक्स निकालने के बाद जो आपका मेन टैक्स बचा उसमें से इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। यानी ये क्या करता है, एग्रीकल्चर इनकम आपके टैक्स स्लैब को बढ़ा देता है, ना कि इस पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस पे इनडायरेक्टली टैक्स लग भी जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है कि इस पे टैक्स लग रहा है। कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, ये देखिए। मान लीजिए आपका इनकम 9 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप 20% के स्लैब में आते हैं, यानी 10 लाख के ऊपर 30% है ओल्ड रेजिम के हिसाब से, तो आप 9 लाख रुपए इनकम पे हैं, ठीक है, तो यानी 20% स्लैब पे है। और मान लो 1.5 लाख रुपए का आपने इनकम एग्रीकल्चर से कमाया है, तो आपका स्लैब अब कितना हो जाएगा, 10.5 लाख। यानी टोटल इनकम में हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो 9 + 1,50,000 इज इक्वल टू 10,50,000। यानी इसने क्या किया, आपके स्लैब को बढ़ा दिया, ठीक। और 1.5 लाख पे आप बोलेंगे सर रिबेट कहाँ मिला, तो रिबेट भी मिल जाएगा। अब 1.5 लाख को 5% के हिसाब से आपको यहाँ पे रिबेट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम्पशन के बाद अगले 2.5 लाख रुपए तक सिर्फ 5% लगता है, तो 1.5 लाख तो 2.5 लाख के नीचे ही आता है, तो इस पे सिर्फ 5% से आपको रिबेट मिला, और बढ़ा कितना दिया आपको, 30% तक आपके स्लैब को बढ़ा दिया। यानी एग्रीकल्चर इनकम क्या करता है, आपके स्लैब को बढ़ाता है। ये फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होता है, लेकिन कहने के लिए आप कह सकते हैं कि ये एग्जेम्प्ट है। इनडायरेक्टली सरकार कुछ ना कुछ आपको इससे ले लेता है टैक्स के रूप में, ठीक है। दूसरा जो हमारा दोस्त है वो है रिसिप्ट फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अगर मान लो आपका परिवार है, ठीक, परिवार में बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, कुछ खर्च और भी इनकम आते हैं। वो इनकम से अगर मान लो आप सेपरेट हो रहे हो, परिवार से अलग हो रहे हो, तो आपको परिवार में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी मिलती है, तो वो हिस्सेदारी का जो अमाउंट अगर आपको मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। लेकिन इसमें एक चीज देखना है कि क्या आपके परिवार ने उस इनकम पे टैक्स दे दिया है। अगर आपके परिवार ने उस इनकम पे टैक्स दे दिया है तो वो आपके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपके परिवार ने उस इनकम पर टैक्स नहीं दिया है तो जितना परसेंट आपको मिला है, जो पोर्शन आपको मिला है, उस पोर्शन पे आपकी लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। तीसरा आते हैं शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, ठीक है।
या तो आप LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर हैं या पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हैं, तो वहां से जो आपको रेम्युनरेशन जो मिलेगा वो टैक्सेबल होता है। वहां से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट में भी तो हिस्सेदारी है ना, तो वो प्रॉफिट का जो पार्ट मिलता है वो प्रॉफिट का पार्ट बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन वहां पे जो आपको सैलरी मिलती है, रेम्युनरेशन मिलती है, कुछ और मिलती है, तो वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका प्रॉफिट में शेयरिंग है पार्टनरशिप फर्म में और LLP में, वो टैक्सेबल नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। अब क्या होता है कि कुछ आपने सुना होगा ग्रेच्युटी या कुछ ऐसे पेंशन्स जो हम जब रिटायर होते हैं उसी टाइम हम कम्युनिकेट करके ले लेते हैं कि नहीं पूरा का पूरा पेंशन मुझे एक ही साथ मिल जाए, या फिर कुछ लीव इनकैशमेंट वगैरह मिलता है, तो ये सब भी टैक्स फ्री होता है। लेकिन इसका कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो ये टैक्स आपको फ्री नहीं मिलेगा। तो वो कंडीशन क्या है, थोड़ा लेंदी होगा वो कंडीशन, तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेच्युटी हो गया, या फिर आपका जो लीव इनकैशमेंट होता है, या फिर आपका जो पेंशन फंड मिलता है जो एक ही साथ ले लेते हैं, तो वो कैसे टैक्स फ्री होता है। लेकिन सर्टेन कंडीशन फुलफिल करने के बाद ये भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। अब हम आते हैं पांचवें पे। पांचवा है सर कि अगर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप बोलेंगे वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी कंपनी से, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है कंपनी, या स्टेट गवर्नमेंट, या लोकल अथॉरिटी, या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर आप जॉब कर रहे हो और वहां से वॉलेंट्री रिटायरमेंट अगर आपको दिया गया या मिला, तो उस टाइम जो आपको पैसे मिलता है वो भी नॉन टैक्सेबल है, उस पर भी किसी भी प्रकार के टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर आप, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है और कॉमन क्वेश्चन भी है कि सर इंश्योरेंस से पैसा मिला, या फिर कई बार क्या होता है PPF जो आपने करवा रखा था, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उससे पैसे मिला, तो क्या ये टैक्सेबल है? ये भी दोस्त बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होता है, ये बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। लेकिन इंश्योरेंस में भी एक कंडीशन है, उस चीज को समझ लीजिए, उस चीज का पालन आपको करना पड़ेगा। आप बोलेंगे क्या पालन है? जो प्रीमियम अमाउंट होगा ना, उससे कम 10 गुना ज्यादा का सम एश्योर्ड आपका होना चाहिए। मान लीजिए सपोज डैट एक महीने, एक साल में आपकी 50,000 रुपए की प्रीमियम जा रही है, तो इसका 10 गुना 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर 5 लाख से कम का सम एश्योर्ड है तो यहां पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो ऐसे इंश्योरेंस में पैसे ना लगाए जो कम से कम 10 टाइम्स आपके प्रीमियम से 10 टाइम्स सम एश्योर्ड ना हो। सम एश्योर्ड मतलब एक बार जो पैसा मिलने वाला है आपका। ठीक है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान में रख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से जो LICs होती हैं, या फिर किसी प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस होता है किसी भी कंपनी से अगर आप लेते हैं, और जो प्रोविडेंट PPF होता है, EPF होता है, इस सब से जो पैसा आता है ये भी टैक्स फ्री होता है। और इसमें तो बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके का बेनिफिट इसमें मिल जाता है। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप पैसे का इन्वेस्ट करते हो जिस साल, एक तो डिडक्शन में उस साल की रिबेट मिल जाती है आपको, उस साल उतने पे टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा, ये जो इंटरेस्ट कमाती है ये फंड आपका, जो फंड आप लगाते हो PPF इंश्योरेंस वगैरह में, वो इंटरेस्ट पे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। और तीसरा, जो पैसे आपको मिलेगा उस पे भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और नॉन टैक्सेबल इनकम में आता है। अब आता है दोस्त कि कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं, अलाउंसेस आपने सुना ही होगा, आपके अगर सैलरीड पर्सन हो तो आप देखते भी होंगे आपके सैलरी स्लिप में कई सारे अलाउंसेस रहते हैं। तो कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते हैं जहां पे आपको फुल्ली एग्जेम्पशन मिलता है, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो वो जब हम एग्जेम्पशन की बात करेंगे और अलाउंसेस, एग्जेम्पशन अलाउंसेस और परक्यूसिट की बात करेंगे, तो वो वाले वीडियो में मैं इस चीज को, इस टॉपिक को पूरा एलोबरेट करूंगा कि कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस है, कौन कौन से ऐसे परक्यूसिट है जो टैक्सेबल नहीं है, या फिर टैक्सेबल है, या फिर पार्सली टैक्सेबल है। कई बार क्या होता है कि पार्सली टैक्सेबल भी होता है, कुछ हद तक आपको टैक्स नहीं देना है, और कुछ हद के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो वो हम अगले किसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है कि सर हमारा सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आता है, हमारा FD से इंटरेस्ट आता है, हमारा जो रेकरिंग डिपॉजिट है उससे इंटरेस्ट आता है, तो क्या ये टैक्सेबल है? दोस्त, अगर आप इंडिविजुअल हो और अगर आपका जो उम्र है वो 60 साल से कम है, यानी 60 साल से कम है, और आप अगर इंडिविजुअल हो, तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट से 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एक चीज यहां याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट अगर एक साल में आप रिसीव करते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है,
दूसरा टॉपिक इसी में क्या है कि सर 60 साल से ज़्यादा वाले उम्र के लिए क्या होगा, मतलब उनके लिए जो अब थोड़ा बूढ़े हो गए हैं या रिटायर्ड हो गए हैं, 60 साल से ज़्यादा के हैं, तो उनके लिए क्या, तो उनके लिए ये लिमिट 10,000 को क्रॉस कर देता है, 50,000 तक चला जाता है, 50,000 तक। और हमारे में क्या था, इंडिविजुअल वाले में सिर्फ सेविंग अकाउंट था, और इसमें क्या होता है आपके रेकरिंग से या किसी भी प्रकार के डिपॉजिट से भी अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो दोनों क्लब हो जाता है, यानी सेविंग प्लस डिपॉजिट से अगर आपका इंटरेस्ट आएगा कितना, 50,000 से ज़्यादा, तब तो ये टैक्सेबल होगा, और 50,000 से कम अगर आता है तो ये टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है। अब दोस्त आता है कि या तो आपको किसी यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप दिया है, या किसी संस्था ने आपको स्कॉलरशिप दिया। कई बार अवार्ड्स मिलते हैं, या फिर कई बार आप क्या देखते हैं कि कोई ऐसे अवार्ड्स होता है जिसमें पेंशन शुरू हो जाता है, जैसे आप परमवीर चक्र देखते होंगे, वीर चक्र देखते होंगे, महावीर चक्र देखते होंगे। तो इन सब के जो पेंशन होते हैं ना, वो भी नॉन टैक्सेबल कैटेगरीज में आता है, यानी इस सब के पेंशन पे भी कोई टैक्स नहीं पड़ता है। और अवार्ड देने के वक्त में अगर कोई अवार्ड मिलता है, 5 लाख का चेक दे दिया, 10 लाख का चेक दे दिया, तो ये भी नॉन टैक्सेबल होता है। और किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपको स्कॉलरशिप चल रही है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, तो वो भी नॉन टैक्सेबल होता है, उस पर भी आपको किसी प्रकार की टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब बात आता है कि सर क्या सिक्योरिटीज में मैं आजकल ट्रेड कर रहा हूं, आजकल एक बहुत बड़ा फंडा चला, सारे लोग शेयर मार्केट में जा रहे हैं पैसे लगाने के लिए, तो सर सिक्योरिटीज में क्या है वो भी मुझे बता दो, क्या वहां पे किसी प्रकार का छूट है? दोस्त, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वहां कर रहे हो सिक्योरिटी को बेच के, यानी 12 महीने से पहले अगर आपने कोई शेयर खरीद रखा है, म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, अगर उसको बेच देते हो तो वहां पे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं, और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और लेकिन वहीं अगर 12 महीने के बाद अगर आप उसे बेचते हो तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करोगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख रुपए तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर अगर हम 1 वर्ष में अर्न करते हैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एक जो नेक्स्ट है हमारा, वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट का। गिफ्ट के लिए तो सर हजारों क्वेश्चन आते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो गिफ्ट के बारे में पूछते हैं कि सर मैं गिफ्ट ले लूंगा तो वो तो नॉन टैक्सेबल होगा, सर गिफ्ट कैसे टैक्सेबल हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका वेडिंग है, ठीक है, आपका मैरिज है, और मैरिज में अगर आपको गिफ्ट मिलता कहीं से भी, कोई भी दे, उसमें कोई ये नहीं है कि रिलेटिव्स होना चाहिए, अदर होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको मैरिड पे गिफ्ट देता है तो वो नॉन टैक्सेबल होगा, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन टैक्स जो गिफ्ट हो वो कैश में नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पे बैन कर रखा है, तो वो गिफ्ट आपका कैश में नहीं हो। ठीक है, तो ये नॉन टैक्सेबल होता है। दूसरी बात, अगर रिलेटिव से, आपके जो अपने रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स का जो डेफिनेशन दिया गया है, उस डेफिनेशन के हिसाब से जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो रिलेटिव्स अगर आपको किसी प्रकार का टैक्स देते हैं तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको गिफ्ट अदर से मिलता है विदाउट वेडिंग, आपका वेडिंग नहीं है और कोई आया आपके लिए गिफ्ट लेके आया, तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट 1 साल के लिए आप ले सकते हो, वो नॉन टैक्सेबल है। 50,000 रुपए से ऊपर का कोई भी गिफ्ट अगर आपको मिलेगा तो वो दोस्त टैक्सेबल हो जाएगा। और अगला में बता रहे हैं अपने उस एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन भाई के लिए, कि अगर आप गवर्नमेंट के नोटिफाइड बॉन्ड में अगर पैसा लगाते हो, तो कई बार गवर्नमेंट बोलता है कि जो एनआरआईज हैं और हमारे नोटिफाइड बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो उस पर जो वो इंटरेस्ट कमाएंगे वो भी टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में, उस पर भी आपको किसी प्रकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये जानना जरूरी है कि क्या चीज़ टैक्सेबल है, क्या चीज़ नहीं टैक्सेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।